Okay. Hello everyone. Myself Tushar Rana, and I'm from Triple IIT City, and I am a second year undergraduate student doing CSC BTech. हमने अपने पिछले लेक्चर में अपना चैप्टर 5 जो कि क्लास 11 का स्टेट्स ऑफ मैटर है वो स्टार्ट किया था और हमने इसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, दैट इज एमसीक्यू टाइप 1 एंड एमसीक्यू टाइप। और हमने अपने क्या कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट खत्म ही कर लिए थे पूरे। ओके, तो मैंने एकदम फिनिश पॉइंट पे छोड़ा था इस चैप्टर को, जो कि हमारा दैट इज लास्ट क्वेश्चन वाज समथिंग। ओके, सो हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिया। ओके, सो आई थिंक अगर आपने इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो अच्छी बात है, बाकी मैं तो अभी क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके, जो चलिए बिना किसी टाइम बर्बाद करते हुए हम अपने आगे क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हैं। अब हमारे पास जो दो क्वेश्चन टाइप बचते हैं वो है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल द मैचिंग टाइप एंड सेकंड वन विल बी द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, सो मैच द टाइप क्वेश्चन में आपको पता है कि हमें दो साइड दी रहेंगी जिसमें हमें बस मैच करना है, एज सिंपल यू हैव डन इन प्रीवियस क्लासेस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए एक काम कर लेते हैं, हम एक नया पेज ही ले लेते हैं। ओके, मुझे इसको मूव करना। ओके, ओके, लेट्स ऐड अ पेज। ओके, सो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग फर्स्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट, मैचिंग टाइप। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि वो बोल रहा है हमारे पास कुछ ग्राफ्स के नेम दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड उनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हमें उनके साथ में उसे मैच करनी है। ओके, सिंपल एज लाइक दैट। तो इसमें बेसिकली अपनी जो गैस जो स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर है उसमें आपने गैसेस लॉ जो रहते हैं, ओके, जैसे चार्ल्स लॉ हो गया, फिर हो गया अपना बॉयल्स लॉ, ये सारे एवोगाड्रोस लॉ, उनके ऊपर जो ग्राफ के नेम्स है और उनसे रिलेटेड फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है वो मैच करना है। ओके, तो चलिए जी। तो पहला हम देख लेते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट वन इज प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम। ओके, तो अगर हम अपने ग्राफ साइड देखें, दैट इज दिस वन इज ग्राफ साइड एंड दिस वन इज द नेम्स फॉर दैट करस्पॉन्डिंग ग्राफ। ओके, सो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बताना है हमें फर्स्ट में एट कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम। ओके, तो अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर वर्सेस टाइम ग्राफ है तो ये सिंपली कौन सा ग्राफ होता है? तो देखिए, सबसे पहली बात दे दी है यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मींस इट इज एन आइसोकोरिक। ओके, सो ऐसा। ओके, सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस स्टेट। ओके, सो एज सिंपल एज जस्ट आप पढ़िए, आपको टर्मिनोलॉजीज दिखने लगेगी और आप डायरेक्टली लिख सकते हो उसका आंसर। मैं यहाँ पे ड्रॉ खोल लेता ताकि हम अपना मार्क यहाँ पे भी कर सके। ओके, सो फर्स्ट वन विल बी सी, सो आई विल मार्क जस्ट नेक्स्ट टू इट। अगर हम बात कर ले एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो आपको समझ ही आ गया कि मैं अब क्या बोल रहा हूँ। हम अगर प्रेशर वर्सेस अगर हम ये जो स्टार्टिंग के दो स्टेटमेंट दिए जिसका ग्राफ दिया वो ना देखे और हमें ये दे दिया जाए कि कौन सी चीज कांस्टेंट है, तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि वो हो क्या रहा है। ओके, चलिए। तो सेकंड वन इज दैट इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। ओके, ओके, आई शुड राइट वर्सेस हियर। ओके, एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इट इज एन आइसोथर्मल, और ऐसा क्या है, दैट इज द ए ऑप्शन, सो इट विल बी आर ऑप्शन फॉर सेकंड। नाउ इफ यू मूव ऑन टू द ऑप्शन नंबर 3, दैट इज वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। चलिए इसे भी देख लेते हैं फटाफट। तो थर्ड वन इज वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एंड वी हैव एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो देखिए आइसोबार समझ लीजिए आप। ओके, सो दिस विल बी थर्ड। तो देखिए, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मिक, ओके, आइसोटोनिक। ओके, ये सारी चीजें पढ़ी होगी, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप पहले अपनी टर्मिनोलॉजीज थोड़ा सा, थ्योरी पार्ट थोड़ा पढ़ लीजिए, तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? मैच द फॉलोइंग गैस लॉज विद द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दैम। ओके, सो ये भी कुछ सिंपल थ्योरी पार्ट से ही है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद है तो आप इजीली इनके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, दैट इज बॉयल्स। बॉयल्स, तो आप सभी ने पढ़ा होगा व्हाट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ओके, तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन
चलिए तो देखिए बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, जब आपका कोई कांस्टेंट टेम्परेचर हो तब वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप बताता है बॉयल्स लॉ। ओके, सो एट कांस्टेंट, ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सॉरी, it is not constant volume at constant temperature and number of moles of the gases, okay, and लिख देते हम अपने PV इक्वल्स टू nRT के रिस्पेक्ट में। सो हमारा जो प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो रिलेशन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, दैट इज द दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड moles. So the correct option for that first Boyle's law is will be is E. So just mark. Now if we move on to the Charles law, that is the second part. So चार्ल्स लॉ ये हमने अभी भी देखा कि चलिए चार्ल्स लॉ आप बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए जो चार्ल्स लॉ होता है ना, चार्ल्स लॉ ये वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बताता है, दैट इज द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, जैसे जैसे अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करने लगेंगे वैसे वैसे आपका सॉरी जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेंगे वैसे वैसे आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। और इसमें भी कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन रहेगी एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर। तो ये जो एन रहता है ना वो ऑलमोस्ट सभी के लिए कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि आप कोई सिंपल गैसियस मॉलिक्यूल ले रहे हैं, सॉरी कोई भी गैस ले रहे हैं कंटेनर में, तो आप मान के चल रहे हैं कि उसका जो अमाउंट है वो थोड़ा कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ओके, बाकी हमारा प्रेशर कंडीशन टेम्परेचर कंडीशन हम डिफरेंट डिफरेंट लॉस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। चलिए तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, दैट इज द डी ऑप्शन। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे, थर्ड वाले मेरे तो कॉलम से, दैट इज द डेल्टन्स। तो देखिए ये भी एक लॉ होता है, आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज द डेल्टन्स लॉ। तो देखिए डेल्टन लॉ क्या बताता है, वो बताता है कि आपका जो पी टोटल है आप उसको उसके करस्पॉन्डिंग दैट इज पार्शियल प्रेशर के सम में लिख सकते हैं। व्हाट द टोटल सम कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज सम ऑफ इट्स पार्शियल प्रेशर्स। ओके, सो यहाँ पे भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ओके, एंड वॉल्यूम विल बी आल्सो कांस्टेंट, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तभी आप प्रेशर को आप कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो आप वॉल्यूम में चेंज कर रहे हो तो आपको प्रेशर भी थोड़ा सा वेरी करने लगेगा, तब आप पी टोटल निकालने में आपको थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। तो दिस कैन बी रिटन एज P1 plus P2 एंड सो ऑन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फॉर थर्ड वन इज दैट इज बी। ओके, चलिए ऐसे ही मार्क कर लेते हैं। Okay, so what is the fourth one? That is Avogadro's law. So it is a very easy question. I think all of you know what is Avogadro's law. Avogadro's law. तो एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, वो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस के बीच में रिलेशनशिप बताता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो देखिए अभी तक हम अपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये जो भी लॉ थे इसमें हमने देखे कि हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस आर कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे मोल्स चेंज नहीं होते, लेकिन जब एवोगाड्रो लॉ के बारे में बात कर रहे हैं हम तो वहाँ पे हमारे मोल्स, ओके, सो जो वॉल्यूम होता है ना हमारा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा किसी भी गैस का वैसे वैसे आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ओके, एट अ सर्टेन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज द फोर्थ वन। ओके, दिस वन विल बी द करेक्ट। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए ग्राफिकल बेसिस पे आपको बहुत से क्वेश्चन मिल सकते हैं। ओके, आप उससे घबराइएगा मत। आपको अगर सिंपल कंडीशंस भी पता है, ओके, जैसे कोई भी लॉ हो गया, प्रेशर लॉ, टेम्परेचर लॉ, ओके, तो आप उसके अगर आपको पता है कि इस कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पे आपका प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशनशिप आता है, तो आप वहाँ पे ग्राफ इजीली बना सकते हैं। या फिर आपके पास ग्राफ दिया है, तो आप वहाँ से बता सकते हैं कि वहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन। तो देखिए अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में बात करें तो उसमें आपके पास कुछ ग्राफ्स दिए और आपको बताना है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कौन-कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। ओके? तो ये सभी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो अगर हम फर्स्ट वाले ग्राफ को देखें दैट इज़ दिस वन। ओके? ओके। सो ये कुछ इस तरीक़ा सा ग्राफ है। तो ये मुझे जहाँ तक याद है ये पीवी वर्सेस वी का ग्राफ। ओके?
इट इज द पीवी वर्सेस वी का ग्राफ। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा। ओके, दैट इज आप जब गैसियस लॉ पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि प्रेशर और वॉल्यूम, जैसे अगर आप पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिखेंगे, ओके, तो ये जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, पी एंड पी, ये एक दूसरे के बीच का रिलेशन बताता है ये ग्राफ। ओके, और ये कांस्टेंट रहता है उस टाइम पे। ये पी वर्सेस पी का ग्राफ है। ओके, दैट इज द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। So our option will be okay. So first one will have a B option. If you move on to the second option, that is this one. Okay, जिसमें एक सिंपल लाइन जा रही है हमारी ओरिजिन से, ठीक है ना? तो ये किस चीज का ग्राफ है? तो देखिए, ये जो ग्राफ होता है ना हमारा, ये हमारा P वर्सेस 1/B का ग्राफ। ओके, तो आप जब इस ग्राफ में ऐसे मॉडिफिकेशंस करेंगे, तब आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे ओरिजिन से जब आपको जाता है ना, तब आप अगर मान लीजिए यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तब आपका प्रेशर की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। ट्रू। अगर आप यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू 0 कर देंगे, तो यहाँ आपके वॉल्यूम की वैल्यू थोड़ी उसकी इन्फिनिटी आ जाएगी। ओके, तो इस टाइप से इसकी इक्वेशन बनती है। तो आपने ये सब चीज़ पढ़ रखी है कि मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ये एकदम प्योरी थ्योरी पार्ट है। ओके, अब वही बात हो गई हमारी थर्ड बार। सो इट विल बी दिस वन ओनली, दैट इज पीवी वर्सेस वी ग्राफ। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप पीवी को ही उसके रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ओके, क्योंकि जो हमारा पीवी है, वो जैसे-जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जाएँगे। ओके, मान लीजिए अगर आपका ये पीवी ग्राफ वर्सेस वी ग्राफ है और ये कांस्टेंट दे रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है पता है क्या? इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे-जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, वैसे-वैसे आपको जो पीवी वैल्यू है, दैट इज़ इक्वल्स टू पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हो सकता है ना? ओके, तो देखिए, एनआरटी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन। एन हमारा कांस्टेंट है, आर हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो देखिए ये तीनों चीज़ कांस्टेंट रहेगी। अब आप वॉल्यूम कितना भी बढ़ाइए, कितना भी घटाइए, आपकी वैल्यू तो हमेशा इतनी ही रहेगी ना, ठीक है ना? तो बस वही है, आपको बस पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाना, आपको पीवी की वैल्यू रखना था जो कि कांस्टेंट वैल्यू देती है, ठीक है ना? ईज़ी। ओके, सो इसी के साथ ओके, तो हमारे 3 ही क्वेश्चंस थे मैचिंग द टाइप पार्ट में। सो वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द ओके, मैं एक पार्ट बताना भूल गया आपको, दैट इज़ द असर्शन एंड रिजल्ट टाइप क्वेश्चन। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये हमारा जे एडवांस में मोस्टली इससे बहुत ही क्रिटिकल सवाल आते हैं। ओके, तो वैसे तो अभी यहाँ पे जो दिख रहा है, ये थोड़े से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। बट द थिंग इज़ दैट अगर आप इसी ऑर्डर में देखेंगे, तो आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, और इनमें इतने ज़्यादा आंसर होने की संभावना रहती है कि आप कई बार कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ओके, अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में आ गया, तो उसमें बोल दिया ये भी वैसे तो ये जो ऑप्शन है ना, ये जो ऑप्शंस है ना, जिसमें एक ए ट्रू हो सकता है या फिर दोनों ट्रू हो सकती है, दोनों फॉल्स हो सकते हैं, एक ट्रू हो सकता है, ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, ये सब चीज़ें रहता है इनके ऑप्शंस में। तो चलिए देखते हैं, दैट इज़ आर टाइप नंबर 5, असर्शन एंड रीज़न टाइप। ओके, सो हमारे पास क्या है इसके लिए? चलिए देखते हैं। In the following question, a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given true. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन होता है। ओके, तो हमारे पास कुछ एक असर्शन दिया होगा, दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू समथिंग, एंड हमारे पास जो रीज़न होगा वो उसको जस्टिफाई करता है, इस असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है ये रीज़न या नहीं कर रहा है, ये बताना है, और उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस है। ओके, या तो असर्शन भी गलत हो सकता है, रीज़न भी गलत हो सकता है, या तो दोनों सही हो सकते हैं। ओके, बट जो रीज़न है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ओके, इस टाइप के बहुत से ऑप्शंस हो सकते हैं। चलिए चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो हमारे पास असर्शन क्या दिया हुआ है? थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर द रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, फिर हमारे पास रीजन क्या दिया हुआ है? ओके, हम आंसर की बात ऊपर थोड़े से बाद में आते हैं, पहले हम अपना क्वेश्चन पूरा रेड कर लेते हैं। तो हमारा रीजन दिया हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। ओके, बट थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू कीप देम अपार्ट। अब देखिए हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए, जिसमें हमें बताया गया है कि क्या कहते हैं, जो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बैलेंस से बना हुआ है। ओके, और वहीं बोल रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे जो मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखता है, इसीलिए वो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर बने हुए हैं। नहीं तो अगर हम थर्मल एनर्जी लगाएंगे तो वहां पे हमारा मॉलिक्यूल्स टूटने लगता है, दैट इज अपोजिट ऑफ ईच अदर। ओके, तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 44 को देखें, देखिए जो स्टेटमेंट ए दी हुई है ना हमारे पास, ए, वो एकदम ट्रू। क्योंकि देखिए
जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ना, उन्हीं के कारण हमारे पास जितना भी बॉडी है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, वो सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही जुड़े हुए हैं। ओके, और उसमें थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी रहता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम रीजन की। दैट इज रीजन। रीजन भी हमारा ट्रू है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी कि वो एक दूसरे को जोड़ के रखता है मॉलिक्यूल्स। ये बात तो सही है। और थर्मल एनर्जी, अगर आप मान लीजिए आपको कुछ गर्मी हो गई तो आप वहां पे मूवमेंट करने लगेंगे। ओके, तो वही चीज है, यानी कि कुछ भी थोड़ा सा थर्मल एजिटेशन कराएंगे आप, तो वहां पे आपके मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े से मूवमेंट करने लगेंगे। सो उसकी वजह से आपके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। ओके, तो रीजन भी सही है। ओके, सो बोथ ए एंड आर ट्रू। ओके, और जो आर है ना, वो उस स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, सो यही बात थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 बात। क्वेश्चन नंबर 45, तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है? At constant pressure, okay, sorry, at constant temperature, PV versus V plot for a real gas is not straight line. Okay, देखिए हमने अभी यानी कि जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन 43 में देखे हमने कि जो हमारा आइडियल गैस है। ओके, द थिंग इज दैट वो जो क्वेश्चन था अभी जो नीचे दिया हुआ है, और इसमें बस इतना ही अंतर है। ये आइडियल गैस का ग्राफ है। ओके, तो आइडियल गैस के ग्राफ में पीवी वर्सेस वी हमारा देखिए स्ट्रेट लाइन दे रहा है। लेकिन हमारे पास जो असर्शन दिया है वो बोल रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वही कंडीशन है, पीवी वर्सेस वी हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं देता, यानी कि वहां पे एनआरटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती। ठीक है, अब रीजन क्या दिया हुआ है? एट हाई प्रेशर ऑल गैसेस हैव जेड ग्रेटर देन 1, बट एट इंटरमीडिएट प्रेशर कुछ गैसेस हैव जेड लेस देन। ओके, तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात कर ले ए स्टेटमेंट की, पीवी वर्सेस पी जो है हमारा कांस्टेंट लाइन नहीं देता, वो स्टेटमेंट एकदम ट्रू। फर्स्ट फॉर रियल गैस, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे रियल गैस की बात हो रही है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट अगर यहीं पे आइडियल गैस के बारे में बात होती है, एक स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होती है, क्योंकि हमने अभी पिछले ही अपनी ग्राफ में देखा कि पीवी वर्सेस वी ग्राफ हमारा एकदम स्ट्रेट लाइन देता है। दैट इज द वैल्यू ऑफ एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, सो दिस इज कांस्टेंट फॉर आइडियल गैस। लेकिन वहीं पे हम रियल गैस के बारे में बात कर रहे थे, तो ये चीज गलत हुई। अब बात करते हैं हम रीजन के बारे में। ओके, जो हमारा रीजन आ रहा है कि देखिए, रीजन हमारे पास क्या दिया हुआ है? एट हाई प्रेशर जितने भी गैसेस होती है उनका जेड ग्रेटर देन 1 होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमने ये पढ़ा है रियल गैसेस की थ्योरी में। ओके, और अगर हम बात कर ले जब हमारा एट इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट प्रेशर यानी कि थोड़ा सा रिलेटिवली लो प्रेशर है, तब आपकी जेड की वैल्यू लेस देन 1, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, तो जो हमारा रीजन है, ओके, देखिए पहले आपको ऐसा नहीं देखना है कि ये रीजन डायरेक्टली उसके साथ मैच करना है कि नहीं, ये नहीं। पहले आपको देखना है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है भी या नहीं। तो देखिए रीजन भी हमारा ट्रू है, बट द थिंग इज दैट हम अपने रीजन से जो ऊपर की स्टेटमेंट है दैट इज पीवी वर्सेस पी, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि यहाँ पे अपनी जो प्रेशर है, ओके, तो प्रेशर वॉल्यूम के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ जेड। ओके, सो इस वजह से आपका जो स्टेटमेंट ए है वो भी ट्रू है। द थिंग इज दैट आपका स्टेटमेंट टू वो भी ट्रू है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि जो रीजन है वो करेक्टली जस्टिफाई नहीं कर रहा है असर्शन ए को। ओके, तो अगर मैं आपको बात कर लूँ कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन लेते थे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, तो जो पीवी वर्सेस वी का जो प्लॉट बनेगा, ओके, जो कि हम अभी आइडियल गैस के लिए तो हमने बना लिए, बट फॉर रियल गैस इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये जो हमारा प्लॉट होता है वो हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ का रीजन भी मैं लिखा देता है, बिकॉज ये जो वो जो रीजन दिया वो एकदम रॉन्ग रीजन दिया हुआ है। ओके, बट वो स्टेटमेंट ट्रू कि जेड की वैल्यू और प्रेशर प्रेशर के बीच का रिलेशन सही दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो होता है ना, वो इंटरमोलिकुलर ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये सब चीज आती है, बिकॉज इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन प्रेजेंट इन रियल गैसेस। ओके, तो रियल गैसेस के बीच में इंटरमोलिकुलर ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पीवी वर्सेस पी का प्लॉट हमारा
स्ट्रेट लाइन नहीं आता एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो ये बेसिक रीजन होता है। आप इसके बारे में और थोड़ा-सा डीप में जा सकते हैं। ओके, तो हमारा ओके, सो अच्छा हमने इसका मार्क भी नहीं करा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा बोथ ए एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ट्रू, एंड 45 के लिए हमारा ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, बट आर हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? At temperature, okay, the temperature at which vapor pressure of a liquid is equal to the external pressure is called the boiling temperature. Okay, at high altitude, atmospheric pressure is atmospheric pressure is high. तो देखिए, पहली बात, ये जो स्टेटमेंट लिखना है करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, सो ए इज डेफिनेटली ट्रू। तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं रीजन। तो देखिए, पहली बात क्या है, पता है क्या रीजन तब चेक किया जाता है जब वो ट्रू, बट द थिंग इज दैट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा लो है। ओके, सो रीजन इज फॉल्स बिकॉज एट बिकॉज इट एट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। ओके, तो जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड्स की ओर जाते जाएंगे, जैसे कोई माउंट एवरेस्ट हो गया या फिर कोई भी ऊंची सी बिल्डिंग हो गई। ओके, जैसे कि माउंट एवरेस्ट बहुत ज्यादा ऊंचा है, उस पर पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप बहुत ऊंची बिल्डिंग में चढ़ रहे हैं ना, तो आपको थोड़ी सी सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है कभी। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग द प्रेशर। वहाँ पे आपका प्रेशर इतना लो हो जाता है, ओके, कि आप जब सांस लेते हो तो आपके लंग्स पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगता है। ओके, सो दैट्स द थिंग। तो इसी के कारण लोगों को कई बार हार्ट अटैक भी आ जाता है। ठीक है, so option number 3 will be correct for this question. Okay, let's move on to question number 47. ओके, तो ऐसी कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस है, उसको करने के बाद हम अपनी मेन पार्ट पे आ जाएंगे। दैट इज ओके, मैं चेक कर लेता कि ओके, ज्यादा नहीं है, बस 3-4 ही है, और उसके बाद में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर। सो क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है असर्शन में दैट इज गैसेस डू नॉट लिक्विफाई अबव देयर क्रिटिकल टेम्परेचर इवन ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर। ओके, तो देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, सॉरी। तो देखिए, हमने इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी किया होता। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गैसेस हमारी लिक्विफाई नहीं करती अगर उनका टेम्परेचर, अगर कोई भी टेम्परेचर वो ग्रेटर देन है। ओके, ग्रेटर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, एट हाई प्रेशर। ओके, हाई प्रेशर कंडीशन दी हुई है, फिर भी हमारा अगर कुछ टेम्परेचर टीसी से ज्यादा है तो वो लिक्विफाई नहीं करती। गैसेस डस नॉट लिक्विड। ओके, सो जो स्टेटमेंट ए है ना, दैट इज ट्रू। ये हमने देखा भी था अपने पिछले क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस में। अब बात करते हैं हम रीजन। तो रीजन क्या दिया हुआ है? अबव क्रिटिकल टेम्परेचर द मॉलिक्यूलर स्पीड इज हाई एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कैन नॉट होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर बिकॉज दे एस्केप बिकॉज ऑफ हाई स्पीड। ओके, तो देखिए स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ओके, और ये जो रीजन है, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जाने लगते हैं तब आपकी मॉलिक्यूलर स्पीड बहुत इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि आपकी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की जो फोर्स रहती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास होल्ड नहीं कर पाती। क्योंकि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ के रखती है। वहीं पे अगर आप थर्मल एजिटेशन, थर्मल फोर्स के बारे में बात करें, वो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर रखती है। ओके, पर जो मॉलिक्यूलर स्पीड होती है वो ओवरकम कर जाती है दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स एस्केप करने लगते हैं एट ड्यू टू हाई स्पीड। ओके, सो ये रीजन एकदम करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। सो ऑप्शन नंबर 1 will be correct for this question. Okay, let's move on to question number 48. So question number 48 क्या बोल रहा है? Assertion A, at critical temperature liquid passes into gaseous state imperceptibly and continuously. Okay, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो सॉरी, हाँ,
तो ये बोल रहा है एट क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड पासेस, यहाँ पे भी हमारी टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर हो रहा है की बात हो रही है, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो देखिए इतने बार ये पूछ गया तो आप मान लीजिए कि ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि इससे हम अगर किसी भी गैस का लिक्विफिकेशन के बारे में बात करनी तो हम क्रिटिकल टेम्परेचर यूज करते हैं। तो बोल रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में इंटरसेप्टिबली एंड कंटिन्यूअसली पास हो जाता है। ओके, और ये क्यों होता है बोल रहा है, रीजन बोल रहा है उसका कि द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड एंड गैसियस फेज इज इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके ओके ओके, लेट्स सी। तो देखिए जो स्टेटमेंट ए है वो एकदम ट्रू है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव कर लेते हैं, ओके, तो जो वो लिक्विड होती है ना वो किसी भी गैसियस स्टेट में पास इजीली कंटिन्यूअसली कर पाती है। ओके, और ये क्यों हो पाता है, क्योंकि जो अगर देखिए अगर आप लिक्विड और अपना गैसियस स्टेट में एकदम बैलेंस बना रहे हैं, इसका मतलब कि उनकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसियस फेज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, so this is so A and R both are true. So the correct option will be also one here also. Okay. So देखिए मोस्टली जब आपका रिजल्ट होता है तो आपको चेक करना होता है कि वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ओके, सो इट इज जस्ट अ बेसिक थ्योरी पार्ट। आप चाहे तो एक बार और रीड कर सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और उसकी प्रॉपर्टीज को, तो आपको इजीली रिकॉल हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ओके, सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। Okay, this is the last question for this part. That is the assertion reason type question. Question number 49. तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? Liquid tends to have a maximum number of molecules at their surface. रीजन क्या है इसका? Small liquid drops have spherical shape. देखते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये क्या बोल रहा है? Liquid tend to have maximum number of molecules at their surface. ये कैसी बात है? Assertion। ये तो मुझे एकदम फॉल्स लग रहा है। ओके, बट जो रीजन है वो क्या बोल रहा है, स्मॉल लिक्विड्स ड्रॉप हैव स्फेरिकल शेप। तो ये चीज तो हमने देखी हुई थी, सरफेस टेंशन की मदद से हमने इजीली कैलकुलेट पता लगा पाया था कि जो हमारे रेन ड्रॉपलेट्स होती है लिक्विड्स के वो बेसिकली स्फेरिकल इन शेप होती है। ओके, तो रीजन तो सही। तो देखिए पहले ये मत सोचिए कि आपका असर्शन गलत हो गया तो रीजन भी गलत हो गया, ये ऐसे काम नहीं करता। हाँ, ऐसा होता है। आप दोनों स्टेटमेंट देखिए और उन दोनों को रिलेट करिए, क्या वो एक दूसरे को जस्टिफाई कर पा रही है, तो आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप पहले जस्ट ये चेक करिए कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो ये तो हमारी फॉल्स है एंड द थिंग इज दैट रीजन विल बी ट्रू। तो बेसिकली यहीं पे आंसर आ जाता है। तो ए इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। बट चलिए मैं आपको बताता हूँ ए फॉल्स क्यों। तो देखिए जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड, ओके, तो वो चाहता है कि अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मिनिमाइज कर पाए एट सरफेस। ओके, लेकिन वो किस वजह से आता है? ड्यू टू द सरफेस टेंशन। लिक्विड टेंड्स टू मिनिमाइज the number of molecules at their surface due to सरफेस टेंशन। तो देखिए जब भी लिक्विड के बारे में बात हो जाए तो आप सरफेस टेंशन को पकड़ लीजिए कि वो हमेशा मदद करते हैं। ओके, तो इसी वजह से, और सरफेस टेंशन जो होता है ना उसी की वजह से हमारा रेन ड्रॉपलेट्स का शेप भी ऑलमोस्ट स्फेरिकल आता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ था मैक्सिमम, बट द थिंग इज दैट लिक्विड हमेशा चाहते हैं कि कम से कम उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस। ओके, सो ऑप्शन नंबर विल बी 4। Okay, so you can take a 2 minute break, drink water, and after that we will begin our next part. That is the long answer type question. Okay, तो इसमें हम थोड़ा ब्रीफिंग देखेंगे और थोड़े और मैं आपको पॉइंट्स दिखा दूंगा जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चंस। ओके, सो जस्ट हैव अ 2 minute ब्रेक। ओके, सो आपको आपने रेस्ट ले लिया होगा, अब चलते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पे, दैट इज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, सो इसके लिए चलिए हम नया पेज ही ले लेते हैं। सो फ्रेश स्टार्ट करते हैं। So this is our sixth part, that is long answer type. Okay. So heading अच्छी तरीके से लिख दिया मैंने। So that is the question number 50. So okay, तो हमारे पास कुछ ग्राफ दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते पहले। देखिए आप जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन दें तो आप घबराइएगा मत, एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़िए, इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। Isotherms of carbon dioxide at various temperature are represented. Answer the following question based in the figure. Okay. तो चलिए देखते हैं। हमारे पास पीवी ग्राफ दिया हुआ है फर्स्ट थिंग, और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन पे हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है? इन विच स्टेट विल CO2 एग्जिस्ट बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। ओके, तो देखिए ये पॉइंट A है,
दिस इज द पॉइंट बी। ठीक है, तो बोल रहा है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ऐसी कौन सी स्टेट है, ओके, ओके, जहाँ पे CO2 एग्जिस्ट करे। ओके, तो आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, स्पन, ओके। सो मैं रेस कर देता है यहाँ पे, थोड़ा हॉटस्पॉट हो जाएगा नहीं तो। ओके, तो आप ए और बी स्टेट के बीच में बताना है कि CO2 किस स्टेट में पॉसिबल होगा। तो देखिए, जो CO2 है ना, वो हमेशा गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट थिंग इज दैट। सो अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन के बारे में बात करें, दैट इज CO2 वेल एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, ये सभी को पता है, बिटवीन ए एंड बी, ओके, एट टेम्परेचर टी। बस सिंपल सा था, बस हमें स्टेट बतानी थी CO2 की एट ए, बिटवीन ए एंड बी, ओके। चलिए, सेकंड पार्ट क्या है, एट व्हाट पॉइंट विल CO2 स्टार्ट लिक्विफाइंग। ये पूरा जितना भी पीवी ग्राफ है हमारा CO2 का दिया हुआ है, हमें बस बतानी है चीजें। तो बोल रहा है बेसिकली आपको जो ये बोला गया है ना ए और बी पॉइंट के बीच में, तो उसका मतलब है कि आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हाई है, द प्रेशर इज लो, सो दिस इज द प्रेशर, लो प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम, ओके, यही चीज। एट व्हाट पॉइंट, सेकंड ऑप्शन, दैट इज एट व्हाट पॉइंट विल CO2 स्टार्ट लिक्विफाइंग व्हेन टेम्परेचर इज T1। ओके, तो अब बात हो गई हमारी कि लिक्विफिकेशन की। तो देखिए, अगर आपको CO2 का लिक्विफिकेशन कराना है, लिक्विफिकेशन, ओके, तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे बोला गया है कि किस पॉइंट पे हमारा लिक्विफाई होना स्टार्ट करेगा। तो चलिए ये भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो CO2 है ना, हमारा CO2 विल स्टार्ट लिक्विफाइंग एट पॉइंट बी, ओके, और वहां पे हमारा टेम्परेचर T1 होगा एट, क्योंकि अगर हम T1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यही चीज है, देखिए दिस वन इज T1 एट T। बस, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 3। तो ये क्या बोल रहा है, एट व्हाट पॉइंट विल CO2 बी कंप्लीटली लिक्विफाइड व्हेन टेम्परेचर इज T2। ओके, तो अब बोल रहा है हमारे पास, अभी तो हमने T1 के बारे में बात करी, हमारा जो T1 था, ओके, ये मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखिए ये जो आपका TC है ना, ओके, दिस इज TC, तो इसके रिस्पेक्ट में सारे आंसर आएंगे, ओके। आपका अगर आप कहना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं आप, तो देखिए, अगर आपका टेम्परेचर, अगर कोई भी टेम्परेचर है, ओके, द थिंग इज दैट आपका टेम्परेचर जब TC से ज्यादा होता है तो आप लिक्विफिकेशन नहीं कर सकते, बट द थिंग इज दैट अगर आपका टेम्परेचर TC से कम है, ओके, तब आपको वहां पे लिक्विफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रू, तो ये चीज हमने अभी पढ़ी भी हुई थी, ओके, तो बस यही बात थी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज द एट व्हाट पॉइंट विल CO2 बी कंप्लीटली लिक्विफाइड व्हेन टेम्परेचर इज T2। अब ये जो पर्पल लाइन दिख रही है ना आपको, दैट इज द सेकंड ग्राफ, इसके ऊपर रिस्पेक्ट में हमें बात करनी है। तो देखिए, हम अपनी हेडिंग डाले थे, दैट इज थर्ड ऑप्शन। तो देखिए, एट पॉइंट जी, तो देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, जी, जी, वहां पे हमारा CO2 विल बी कंप्लीटली लिक्विफाइड, विल बी कंप्लीटली, ये पूरा फंडा, ये जितना भी ग्राफ है पूरा क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ओके, विल बी कंप्लीटली लिक्विफाइड। और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर कंडीशन क्या दी हुई है, दैट इज T2, और आपके पास रिलेशन भी दिया हुआ है पहले से ही कि जो हमारा T2 है वो TC से कम होगा। तो देखिए, जब आपका T2 TC से कम है, यानी कि आपका टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, तो वहाँ पे आपकी लिक्विफिकेशन प्रोसेस चालू रहेगी। तो लेकिन वहीं पे हम अगर ज्यादा के बारे में बात करते थे, तो वहाँ पे हमारा जो, जैसे हम T3 ले लें, दिस वन, तो यहाँ पे हम अपने लिक्विफिकेशन प्रोसेस कैरी ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके जो क्रिटिकल टेम्परेचर वाली कंडीशन होती है उसको फॉलो नहीं करते। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। लेट्स मूव टू ऑप्शन नंबर 4। तो ये क्या बोल रहा है, विल कंडेंसेशन टेक द प्लेस व्हेन द टेम्परेचर इज T3। ओके, तो अब बात हो गई T3 के बारे में। देखिए, अगर हम बात कर ले T3 के बारे में, तो मैंने अभी बताया कि वहां पे ऐसा कुछ होगा नहीं, नो, द कंडेंसेशन विल नॉट टेक प्लेस, ओके, तो वहां पे हमारे कंडेंसेशन की प्रोसेस नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया भी कि T3 की वैल्यू हमारी TC से ज्यादा है, इसके कारण ये सब चीजें नहीं हो पाई। चलिए, simple. Now let's move on to fifth question. What portion of the isothermal at T1 represent liquid and gaseous CO2 at equilibrium? Okay, okay, okay. Let's
तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए दिस पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट सी, तो बी एंड सी बिटवीन बी एंड सी ऑफ आइसोथर्म, यानी कि हमें बताना है कि ऐसा कौन सा कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन। तो आइसोथर्म टेम्परेचर T1, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा है टेम्परेचर T1। तो वहां पे हमारा जो लिक्विड एंड गैसेस CO2 है वो आर एट एन इक्विलिब्रियम, तो आपको दिख भी पा रहा है आर एट एन इक्विलिब्रियम। ओके, हम बात करें CO2 के बारे में। सो इस तरीके से आपको कैरी ऑन करना था। ओके, तो मैं बताया आपको कि ऑल, ये जितना भी पार्ट था ना, ये पूरा इट इज बेस्ड ऑन TC, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 51। तो जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, इसमें भी कुछ 4 पार्ट है। चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा है इसमें। इसमें बोला है वे द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ डिफरेंट लिक्विड विद द टेम्परेचर इज शोन। ओके, तो ये हमारे पास बोल रहा है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, और वो बोल रहा है कैलकुलेट द ग्राफिकली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए एंड बी। ओके, तो हमारे पास कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, उनके रिलेटेड हमें लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। तो ओके, तो मैं पहले क्वेश्चन ले लेता हूं, क्योंकि नेक्स्ट पेज में हमारा और ग्राफ दिया हुआ है। मैं डबल से ग्राफ नहीं बनाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। ओके, यानी मैं जिस तरीके से ग्राफ बनाऊंगा उससे अच्छा तो ग्राफ यही नहीं होगा, तो हम यहीं से रेट करेंगे। ओके, तो बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए एंड बी। ओके, तो चलिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया फर्स्ट पेज का। ओके, सो फर्स्ट पेज में अब फिर कुछ नहीं है। चलिए देखिए। ओके, तो हमारा एक्स एक्सिस में टेम्परेचर चल रहा है और वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर, दैट इज मिलीमीटर एनजी में। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन दी हुई है, और बोल रहा है कि लिक्विड ए ये है, लिक्विड बी दिस, लिक्विड सी एंड लिक्विड डी इज दिस। तो चलिए देखिए। तो देखिए, तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए है ना, दिस लिक्विड है, और ए बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली मान ले तो ये कुछ 313। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेटली 315 के पास आ। ओके, 315 और वही भी हम बात कर ले लिक्विड बी के बारे में, एंड फॉर लिक्विड बी इट इज अराउंड 345 केल्विन। ओके, तो हमें बस ग्राफिकली चेक करना था ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो लिक्विड ए के लिए 315, लिक्विड बी के लिए 345। ओके, तो ये सारी चीजें दी हुई रहती, आपको बस रिकॉल करना होगा। तो ये देखिए, ये 313 14 15, तो लगभग कुछ यहाँ से आप अगर ऐसे मैनेज करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट मिल जाएगा। ओके, और वहीं पे आप अगर बात कर ले दैट इज फॉर लिक्विड बी, तो आप बस यहाँ से ऐसे लाइन खींच लीजिए। ओके, ये कुछ 345 कहीं यहीं पे आ जाएगा। ओके, तो आपको बस मैंने मैच करना है कि देखिए ये जो पॉइंट है ना, ओके दिस वन, जहाँ पे आपको वेपर प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एकदम करस्पॉन्डिंगली इक्वल में आ रहा है, उस टेम्परेचर कंडीशन पे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आपको बस ये जो वैल्यू है दिस वन, दिस दिस, ओके, इससे मैच करनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज द पार्ट नंबर। तो यहाँ क्या बोल रहा है, इफ यू टेक अ लिक्विड सी इन अ क्लोज्ड वेसल एंड हीट इट कंटिन्यूअसली एट व्हाट टेम्परेचर विल इट बॉयल। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। अब बात कर रहा है लिक्विड सी के बारे में। देख, जो जो लिक्विड सी है ना, ओके, दिस वन लिक्विड सी। तो अगर आप लिक्विड सी को किसी क्लोज वेसल में बॉयल करने की कोशिश करेंगे तो वो बॉयल नहीं होगा। ओके, तो लिक्विड सी विल नॉट बॉयल। क्यों? बिकॉज द प्रेशर जो, तो बिकॉज जो उसके अंदर जो प्रेशर होगा ना, प्रेशर वो हमेशा इंक्रीज करता रहेगा, इंक्रीजिंग कंटिन्यूस। ओके, तो आप मान लीजिए किसी क्लोज वेसल में अगर उसका कोई सर्टिफाइड बॉइलिंग पॉइंट है, पर आप उसे हीट ही कर रहे हीट ही कर रहे हीट ही कर रहे, ओके, तो वहां बहुत इतना प्रेशर हो जाएगा कि वो बॉयल ही नहीं होगा, वो बस पेपर में ही चल जाएगा। ओके, सो दिस इज द थिंग। ओके, लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन नंबर 3, दैट्स पार्ट नंबर 3। तो क्या बोल रहा है, एट हायर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, से 60 मिलीमीटर एच एट वॉच टेम्परेचर लिक्विड डी बॉइल्स। चलिए देखते हैं। तो जो लिक्विड डी है ना, द लिक्विड डी, ये लिक्विड डी बॉईल करेगा। अगर हम लिक्विड डी देखें, ठीक है, तो देखिए जो लिक्विड डी है विल बॉईल एट अप्रोक्सीमेटली
313 केल्विन। तो ये मैंने ऐसे क्यों लिखा? आप बोलेंगे कि सर ये देखिए ये आपने ऐसे कुछ मैनेज करा, तो ये तो कुछ और ही चीज़ आ गई। ओके, तो देखिए इसके पीछे एक रीज़न, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आप कंडीशन देखें तो वहाँ पे आप कंडीशन भी दी हुई है एट हायर एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड। ओके, तो वहाँ पे अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे चल जाएँगे, तो वहाँ पे आपकी जो प्रेशर कंडीशन हो जाएगी, प्रेशर, वो थोड़ी-सी रिलेटिवली लो आ जाएगी। ओके, तो उसी की वजह से आपके पास ये टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। ओके, सो दिस इज़ द थिंग, और ये कुछ कितना बोला है, 60 मिलीमीटर ऑफ एच के करस्पॉन्डिंग आएगा। ओके, तो ड्यू टू दिस, ये देखिए, ये 60 मिलीमीटर एच दी हुई है, तो करस्पॉन्डिंग आपका प्रेशर ये हो जाएगा। ओके, तो इसके रिलेटेड आपका प्रेशर कुछ इस तरीके से सॉरी, इसके रिलेटेड आप अपना आंसर लिख सकते हैं, दैट इज़ 313 केल्विन अप्रॉक्सिमेटली फॉर द लिक्विड टी। ठीक है ना? तो आप बोल रहे होंगे ये कैसे लिखा? तो देखिए, आपको बस यहाँ पे अभी तक हम क्या चेक कर रहे थे? हम यहाँ से चेक कर रहे थे। पर मैंने आपको क्या बोला कि आपका प्रेशर अब यहाँ पे 60 मिलीमीटर एलजी है। तो देखिए, आप जब इससे ऐसे-ऐसे मैच करेंगे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, ये जो पॉइंट है, ओके, मैं थोड़ा गलत बना दिया, दैट इज़ थोड़ा-सा ऊपर जाएगा ये, ओके। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये वाला, दैट इज़ फॉर द लिक्विड डी, क्योंकि आपको ग्रीन लाइन की रिस्पेक्ट में देखना है, ओके? क्योंकि दिस इज़ फॉर द डी, तो आपको इस तरीके से चेक करना है। ईज़ी? चलिए। Let's move on to the last part, that is the part number 4. Okay. So part number 4 क्या बोल रहा है? Pressure cooker is used for cooking food at hill station. Explain in terms of vapor pressure. Why is it too? ओके, तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा, दैट इज फॉर योर होमवर्क। ओके, तो क्योंकि ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, दैट इज अगर मैं आपको उसके थोड़ा सा वो बता दूं बेसिक्स कि आप किस तरीके से फॉरवर्ड कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको पहले बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पता रहना चाहिए। ओके, बॉइलिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में थोड़ा सा पैरिक प्रेशर के बीच का रिलेशन पता रहना चाहिए। ओके, आपको बॉलिंग, ओके, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, तो आप इज़िली बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। ओके, सो कुछ आपके लिए भी तो छोड़ दिया जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट क्वेश्चन नंबर 52 इज सेइंग, व्हाई डज़ द बाउंड्री बिटवीन लिक्विड फेज एंड गैसियस फेज डिसअपीयर ऑन हीटिंग a liquid up to critical temperature in a closed vessel? In this situation, what will be the state of the substance? Okay, चलिए देखिए। तो इसमें बोला है कि जो लिक्विड फेज़ और गैसियस फेज़ होता है, उनके बीच की जो बाउंड्री होती है, वो डिसअपीयर करने लगती है, जब भी हम किसी लिक्विड को हीट करने लगते हैं, ओके? उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के करस्पॉन्ड। तो हमें ये बतानी है कि ये स्टेट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? तो चलिए बात, जब आप एक लिक्विड को हीट करते हैं, व्हेन लिक्विड इज़ हीटेड, और हमारे पास ये भी दिया है कि इन अ क्लोज्ड वेसल, तो यहाँ पे हमारा जो ऊपर से एकदम क्लोज़ली पैक्ड रहेगा, ओके? तो उसमें कुछ एयर इनटेक आउट का कोई चांसेस नहीं होगा। तब क्या होता है पता है? तो ये जब आप किसी भी लिक्विड को हीट कर रहे हैं, तो वो जो अपना चेंज करने लगता यानी कि अपना स्टेट चेंज करने लगता है। दैट इज़ लिक्विड चेंजेस टू वेपर। ये तो आप सभी को पता होगा, ओके? और वो एकदम यानी कि स्लोली-स्लोली, यानी स्लोली-स्लोली नहीं, कंटीन्यूअसली होते ही रहता है। यानी कि जितना हीट करेंगे और ज़्यादा हीट हुआ तो और वेपर निकलेगा, ओके? लेकिन जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर अटेन करने लगते हैं, व्हेन द क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ अटेन्ड, तब पता है क्या होता है? तब वो जो लिक्विड चेंज वेपर फेज़ में हो रहा है ना, ओके? वो दिखने नहीं लगता ड्यू टू दिस क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके? द लिक्विड चेंजेस जब भी आपका, देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपने ये वेसल लिया, ठीक है? एक वेसल है, ओके, हम थोड़ा अच्छे तरीके से बनाइए। अब चलिए मैं आपको पूरा समझाई देता हूँ। देखिए, अब अगर आपने ये कुछ वेसल लिया, इसके ऊपर आपने टॉप लिड वगैरह सब लगा दिया, एकदम क्लोज़ली पैक्ड है। आप इसे हीट कर रहे हैं बहुत सारा, ठीक। तो अगर कोई टेम्परेचर है लेस देन टीसी, जब तक ये टेम्परेचर लेस देन टीसी है, तब तक क्या आपका गैसियस फेज़ लिक्विड फेज़ वेपर में चेंज होता रहेगा, ओके? चेंजेस, बट बट द थिंग इज़ दैट जैसे ही आपका, ओके, जैसे ही आपका टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर दैन टीसी हो जाता है या ग्रेटर दैन इक्वल टू टीसी हो जाता है, तब आपका जो लिक्विड है, लिक्विड गेट्स कंप्लीटली कंप्लीटली इस पे भी ध्यान दीजिए, कंप्लीटली गेट्स कंप्लीटली चेंज टू वेपर फेज़, टू वेपर। और इसी के कारण अब देखिए, अब अगर आपका लिक्विड पूरा तरीके से वेपर में चेंज हो जाएगा, तब आप वहाँ पे वो बाउंड्री आपको दिखेगी ही नहीं ना।
that is the liquid and gaseous phase boundary. Okay, so we so you do this TC, the boundary disappears. Easy. Check. Let's move on to question number 53. तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? Why does sharp glass edge become a smooth on heating it upon its melting point in a flame? Explain which property of liquid is responsible for this phenomenon. Okay, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी शार्प ग्लास एज को हीट करने लगेंगे ना उसके मेल्टिंग पॉइंट तक के, तो वो मेल्ट होना चालू कर जाती है और यानी कि उसके एज के तरस यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी शार्प ग्लास एज ले लेते हैं, ओके, ठीक है। जैसे जैसे आप उसको हीट करने लगे, ठीक है, फिर से हम हीट करें, फिर से हम हीट कर रहे हैं, तो वो मेल्ट होना चालू हो जाएगी। लेकिन ये जो एज होता है उसका, ओके, दिस वन एज, ओके, मान लेते हैं हम ये वाला एज, ठीक है। तो वो एज जो होता है वो थोड़ा सा राउंडेड होने लगता है, ओके। देखिए यहाँ कुछ जैसे राउंडेड राउंडेड होने लगता है और उसी के कारण क्या कहते हैं, हमारा जो एज का प्लेन होता है वो एकदम स्मूथ होने लगता है, ओके। तो शार्प एज स्टार्ट्स बिकमिंग राउंडिंग ऑन मेल्टिंग, ओके। क्योंकि वहां पे एक सरफेस टेंशन का फिनोमेना आता है जिसकी वजह से वो एकदम मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने लगता है। तो ये सब मैंने अभी समझाया आपको। चलिए मैं इसे लिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको ताकि आपके पास भी रहे। सो व्हेन sharp glass edge is heated, it starts melting first thing and becomes rounded at the edge and becomes rounded at the edge. Okay, और उसी की वजह से which makes it smooth, which makes it smooth. और ये सब क्यों होता है? एक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन property. Okay, I think this question is clear to you now. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द लैमिनार फ्लो? तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ओके, एक टर्बुलेंट फ्लो होता है, एक लैमिनार फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 54 में एक लैमिनार फ्लो, एक टर्बुलेंट फ्लो होता है। ये सब आपने पढ़ा होगा। ओके, फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट है। इज द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल सेम इन ऑल द ओके, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ओके, यू कैन जस्ट सॉल्व इट। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि एक क्वेश्चन मैं कहना चाहूंगा कि प्योर प्योर थ्योरी पार्ट है, जस्ट अ डेफिनेशन, लेमिनार फ्लो और उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, दिस इज आल्सो होमवर्क फॉर यू। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन मे बी। ओके, फाइनली, क्योंकि ये लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो मैं बता सकता हूँ आपको। देखिए नहीं बताऊंगा, बहुत इजी, बहुत। क्वेश्चन नंबर 55 का, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है? दैट इज द आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर शोन इन फिगर। ओके, ये कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पर डिफरेंट डिफरेंट पीपी ग्राफ बनाए हुए हैं हमारे पास। फिर बोल रहा है मार्क अ पाथ फॉर द चेंजिंग ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड सच दैट द ओनली वन फेज। ओके, यानी कि हमें बताना है कि इसमें से कौन से पाथ में हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज द लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड चेंज हो रहा है। फिर बोल रहा है कि एग्जिस्ट एट, ओके, तो हमें यहाँ टाइमिंग भी दी हुई है। फिर बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ द टेम्परेचर वॉल्यूम एंड द प्रेशर शुड बी चेंज टू कैरी आउट दिस। ओके, तो वो बोल रहा है कि इस प्रोसेस को कैरी आउट करने में हमें प्रेशर और वॉल्यूम की इस कंडीशन को फॉलो करना होगा। चलिए देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन फर्स्ट। तो देखिए, ग्राफ तो मैं नहीं बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा तो मैं बहुत दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिर से CO2 की। ओके, वी आर टेक टॉकिंग, और हमने जो पहला क्वेश्चन किया था वो भी CO2 के ऊपर है। वी आर टॉकिंग अबाउट CO2। तो देखिए, जो CO2 गैस है ना, वो कभी भी चेंज हो सकती है फ्रॉम लिक्विड, ओके, सच दैट ओनली वन फेज एग्जिस्ट एट एनी टाइम, क्योंकि हम एक टाइम पे दो फेज नहीं रख सकते किसी भी मैटर का। ओके, सो हमें बताना पड़ेगा कि किस स्टेट पे क्या हो रहा है। तो देखिए, ये अगर हमें CO2 को उसकी लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, अगर आप यहाँ पे पॉइंट देखेंगे दैट इज दिस वन पॉइंट, ओके, दिस पॉइंट इज ए, और आप दूसरा पॉइंट देखेंगे दिस पॉइंट इज एफ, ए
एंड एफ। तो देखिए, आप जब ए टू एफ वर्टिकली मूव करने लगेंगे, ओके, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाने लगेंगे वैसे वैसे आपका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ओके। तो वहां आप देख सकते हैं, अगर हम वहीं पे बात कर ले पॉइंट नंबर जी की, दिस पॉइंट जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है ना? तो देखिए, नाउ वी कैन मूव इट अप टू पॉइंट जी फ्रॉम पॉइंट एफ। अगर हमने एच से एफ तक स्लोली स्लोली मूव करा, वैसे ही हम एफ से जी तक स्लोली स्लोली मूव करेंगे। तो उससे क्या होगा पता है क्या? आप गैस को कंप्रेस कर पाएंगे बाय द सेम आइसोथर्मल टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर। क्या लिखा मैंने? देखिए, वी कैन मूव टू पॉइंट जी फ्रॉम पॉइंट एफ आफ्टर वी हैव मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू एफ, ओके। और ये कैसे कर सकते हैं? बाय कंप्रेसिंग gas along the same isothermal temperature, along the same isothermal at same temperature, ओके। और यहाँ पे हमारा प्रेशर भी इंक्रीज होगा बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है। तो जैसे जैसे अब देखिए, जितने जल्दी हम अपने जी पॉइंट तक रीच करने लगे, एज सुन एज वी रीच्ड जी, ओके, अब हमें क्या करना है? हमें वर्टिकली डाउनवर्ड आना है, ठीक है। कहाँ तक आना है? दैट इज पॉइंट नंबर डी तक। नाउ मूव डाउनवर्ड टू पॉइंट डी। ये हमें पाथ बताना है ना कि हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, वही मैं बता रहा हूँ। डी। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम अचीव कर ऊपर जा रहे थे तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा था, बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। नाउ टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है ना? तो ये जो पाथ हमने फॉलो करा, उससे हमारा क्या होगा पता है? जो गैस होगी, द गैस CO2 will immediately convert to liquid, okay, will immediately convert to liquid, ओके। क्योंकि जो हमारा पॉइंट एच है ना, ओके, पॉइंट एच, ओके, ये हमारा एक टाइप का क्रिटिकल आइसोथर्मल शो करता है। तो अब हम पहले पाथ बना लें। द पाथ विल बी, पहले हम कहाँ गए? ए से एफ गए थे, मैंने आपको बताया था, ये लिखा नहीं था मैंने। फिर हमने क्या करा? हमें एफ से और जी तक गए। फिर उसके बाद में हमने क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव करा, दैट इज एच। उसके बाद में हमने मूव करा डाउनवर्ड, दैट इज पॉइंट नंबर डी, क्योंकि हमें वर्टिकली डाउनवर्ड एक एक स्टेप में करना है, ओके। तो दिस इज द पाथ ऑफ फेज कन्वर्जन फ्रॉम CO2 टू लिक्विड गैस। सो पाथ कन्वर्जन, सॉरी, पाथ ऑफ वन फेज कन्वर्जन ऑफ CO2 गैस इनटू लिक्विड फेज। तो इस तरीके से आप गैस ट्रांजिशन से लिक्विड ट्रांजिशन अचीव कर सकते हैं, ओके। सो थोड़ा सा आपको थ्योरी पार्ट ज्यादा रहता है इसमें, यानी कि आपको पहले टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी क्लियर होना चाहिए कि आप कैसे कैसे टेम्परेचर प्रेशर के साथ खेल के आप उसकी स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, ओके। सो इजी है, बस आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, ओके। सो इसी के साथ हमारे पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं फॉर दिस चैप्टर, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। तो thank you all of you. We will meet in next lecture with a new chapter. Okay. Bye bye.